हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई वेलकम यू टू फहद पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, आज हम लोग चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले जान लेते हैं। और चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। क्लास 9 का एनसीईआरटी का टॉपिक है, हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इससे पहले कि हम लोग चैप्टर शुरू करें, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं फहद पाठशाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकन, ठीक है। तो चैनल में चैप्टर में हम लोग जाने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। अच्छा, एक बात और क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कि ये जो चैनल है फहद पाठशाला, इसको आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैथ्स, साइंस और भी एसएसटी के जितना भी कंटेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारा चीज़ इस पर आएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले उसका थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं, फिर चैप्टर को हम लोग जाएंगे, ग्रो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का जैसे कि नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी, तो इसमें हम लोग को पढ़ना ये है कि जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, तो उसमें कौन से लोग होते हैं जो उस फॉरेस्ट सोसाइटी में से रिलेवेंट होते हैं, यानी कि उनकी लाइफ उस पर डिपेंडेंट होती है। उसके आसपास रहने वाले लोग, उनका लाइफ कैसे होता है, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो और फिर वो लोग किस तरीके से जो उसके अगेंस्ट जाकर के रिबेलियन बन गए, ठीक है, और किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के साथ उनका क्या रिलेशन रहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या की जो है फॉरेस्ट सोसाइटी पे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को हम लोग और डिटेल में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो बात जो है फॉरेस्ट की हो रही थी। तो फॉरेस्ट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, इन्वायरमेंट में का जो सिस्टम है उसको बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फॉरेस्ट में बहुत बड़े पैमाने में जंगल होता है, ट्रीज़ होते हैं, और वो ट्रीज़ क्या करता है, क्लाइमेट कंट्रोल को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का देना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंज्यूम करना, वाटर का जो कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में उसको मेंटेन रखना, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों में जो है फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है, ठीक है। तो वो तो हम लोग साइंस के एस्पेक्ट से नहीं देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग इतना जानते ज़रूर हैं कि फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट के आसपास होते हैं वो जंगल में डिपेंड करते हैं, जंगल में जानवर को हंट करके अपना पेट पालते हैं, ठीक है। फिर जंगल में छोटा मोटा जो है जैसे कि प्लांट्स हो गया, जो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो और उसमें जो टिम्बर्स होता है उसको वो कुछ फ्यूल्स के तौर पे लेके जाते हैं घर जलाने के लिए, लकड़ी वगैरह, ठीक है। और फॉरेस्ट का और भी मल्टीपल्स बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। तो आप नज़र उठा कर ये देख लो तो आपको नज़र आएगा कि इतना जंगल, इतना पेड़ है, तो हर का अपना कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी आप देख लेते हो, जितना भी ज़मीन है, ज़मीन में अगर 33% उस हिसाब से जो है ना पेड़ पौधा होना चाहिए, जितना ज़मीन है जितना उस हिसाब का 33% जो है वो आपका लैंड जो है फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। तो जो है आपका जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा, और इन्वायरमेंट में जो है ना वो आपका पॉल्यूशन जो होगा वो कंज्यूम वो जो है वो उसको बैलेंस किया जाएगा, ठीक है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जितना रिलीज हो रहा है उसको कंज्यूम किया जाएगा बाय दिस प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। तो आपको एक सर्टेन क्वांटिटी में आपको पेड़ लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो टू मेंटेन द इकोसिस्टम, टू मेंटेन द इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया? तो आप नज़र उड़ा के देख लो तो इंडिया में आपको जो वेस्टर्न घाट होता है, जिसे आप ये इंडिया देखते हो, इंडिया का मैप है, तो जो लेफ्ट साइड वाला है गुजरात के नीचे जो कोंकण जो कोस्ट है पूरा नीचे, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये जो है ना ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में जो है ना काफ़ी जो है जंगल है पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, ये वाला रीजन में भी अच्छा खासा जो जंगल पाया जाता है। मध्य प्रदेश सेंट्रल रीजन में भी, प्लेट्यू रीजन में भी अच्छा खासा जंगल पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू साइड में। तो कहने का मतलब है इंडिया भी बहुत बड़े पैमाने में फॉरेस्ट से ढका हुआ है। आप अमेजोन जंगल का बात कर लो, वो भी बहुत बड़े पैमाने में जंगल जो है वो कवर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स नहीं कह सकते, पास्ट फ्यू सेंचुरीज, ठीक है, जो 1700 से लेकर के 1995 तक हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने में जो है ना फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है। और ये डिस्ट्रक्शन कौन किया है? ये कॉलोनियल जो कॉलोनी बनाते चले गई, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, जब वो अपना पावर दूसरे कंट्री पे डोमिनेट करना चाह रही थी, तो जो अपना कॉलोनी बना रही थी, तो उस दौरान जो है बहुत सारे कंट्रीज पे वो कब्जा करके उनके जंगल को वो काट रही थी बड़े पैमाने पे। और काट क्यों रही थी वो सब हम लोग आगे रीजंस आगे जो है वो देखेंगे। लेकिन बहुत बड़े पैमाने जब काट रही थी तो उससे क्या हो रहा था कि जो फॉरेस्ट कवर था वो जो है ना धीरे धीरे डे बाय डे डिक्रीज होता चला गया। वो लोग जंगल बेसिकली काट रहे थे अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए, शिप बनाने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए एंड मेनी अदर्स रीजन के लिए, और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए। तो कहने का मतलब है
इसकी वजह से जो है ना पास्ट फ्यू सेंचुरीज में जो है ना बहुत बड़े पैमाने में जो है फॉरेस्ट कटा है, ठीक है, बाय दिस कॉलोनियल पावर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था बड़े पैमाने में, ये हो क्यों रहा था, ठीक है, इसका रीजंस क्या था। ठीक है, तो आप जैसे कि जानते हो कि इंडिया के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली बात कर ले तो इंडिया जो है ना, पहले इंडिया में जो है ना 1/6 जो लैंड था वो कल्टीवेशन होता था, यानी कि अगर 6 हिस्सा लैंड का है तो एक हिस्सा जो है ना पहले कल्टीवेशन हुआ करता था। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आया और पॉपुलेशन भी इंक्रीज होता चला गया, तो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स क्या हुआ कि जो है ना ये जो लैंड था, जो 6 में से 1 पार्ट जो है वो कल्टीवेशन में यूज़ होता था, अब 6 में से 3 पार्ट यानी कि 3/6 पार्ट जो है अब कल्टीवेशन में यूज़ होने लगा, एग्रीकल्चर करने लगे लोग। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि पहले 1/6 यूज़ होता था, अब जो है लगभग 3/6 यानी कि ज़मीन का आधा पोर्शन अब कल्टीवेशन में यूज़ हो रहा है। अब ये कौन सा ज़मीन होगा जो कल्टीवेशन में यूज़ होगा? ये वही ज़मीन है जहाँ पे जंगल हुआ करता था, जंगल को काट के अब उस लैंड पे क्या हो रहा था, अब उस लैंड पे एग्रीकल्चर हो रहा था। अब ये एग्रीकल्चर कर कौन रहा था? ये तो ब्रिटिश कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि हम इन ज़मीन को, ज़मीन ब्रिटिश जो है ना जंगल वाला ज़मीन को और पैस्चर वाला ज़मीन को, पैस्चर यानी कि जिसपे घास रहता है बहुत ज़्यादा और जानवर उसको चरता है, तो इन सब ज़मीन को वो वेस्ट लैंड के तौर पे एक तरीके से देखता था, और वो चाहता था कि इन ज़मीन को हटाकर इस पे जो एग्रीकल्चर हो, ताकि जो है कमर्शियल क्रॉप ग्रो करे, जूट, कॉटन हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, प्लांटेशन करे इन सब चीज़ों का। तो उससे क्या होगा, वो पैसा जनरेट कर पाएगा, उसको बेच करके पैसा कमा पाएगा, और दूसरी बात वो इन चीज़ों को से जो है ना जब ज़मीन पे खेती होगा तो वो टैक्स भी वसूलेगा, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों को देखता था। तो ठीक है, तो इस तरीके से बहुत जंगल बड़े पैमाने में कटाई हुआ एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा रीज़न जो था वो जंगल का डिफॉरेस्टेशन जो हुआ वो रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रैक के लिए। अभी आप जो देखते हो कि रेलवे का जो ट्रैक होता है, एक रेल का 2 पैरेलल लाइन जाता है जो कि लोहे का होता है, ठीक है, और उसके बीच में ऐसे ऐसे करके जो सीमेंट कंक्रीट का जो स्लीपर्स होता है उसको स्लीपर्स कहते हैं। तो पहले क्या होता था ना, पहले वो वुड वाला हुआ करता था, ठीक है, तो वो जो वुड होता था, अब इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया में राज कर रही थी तो बड़े पैमाने में रेलवे का एक्सपेंशन कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसको जो है ना बहुत जगह मैन्युफैक्चर होता था उसका प्रोडक्ट, उसको इधर से मतलब शहर से ला करके अब उसको पोर्ट साइड में लेके जाना होता था, एक शहर से दूसरे शहर में लेके जाना होता था, तो रेलवे एक्सपेंशन बहुत बड़े पैमाने में की थी इसने। तो इसके लिए इसको रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए आपको स्लीपर्स चाहिए, स्लीपर्स जो है लकड़ी से आता था, तो इसलिए बड़े पैमाने में उसने जो है ट्री को कटवाना चालू किया, ठीक है, ये रीज़न है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है कि लगभग 1 माइल के लिए, 1 माइल 1.6 किलोमीटर होता है, उसके लिए लगभग 1660 से 2000 1760 से 2000 के लगभग स्लीपर्स लगता है, ठीक है। और रेलवे का जब कोच बनता है, डब्बा बनता है, तो उसमें भी बहुत सारा लकड़ी का सामान लगता है, जैसे सीट्स हो गया, साइड वॉल हो गया, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए होता है। तो इसलिए जो है बड़े पैमाने में पेड़ का कटाई किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, ये चीज़ है एक। अच्छा, हम जो आपको पढ़ाएंगे शॉर्ट करके पढ़ाएंगे ताकि आपका जल्दी में आपका ये चैप्टर समझ में आए, आसान भाषा में समझ में आए और क्विकली समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये था कि कल्टीवेशन के लिए, दूसरा रीज़न क्या था कि पेड़ को काटना था, दूसरा रीज़न था कि उसको स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए। तीसरा जो रीज़न हुआ करता था पेड़ को काटने का, वो हुआ करता था प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब कि खेत, जो बहुत सारा क्रॉप्स ऐसा भी होता था जो जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जो कमर्शियली उसको ग्रो किया जाता था बिवरेजेस क्रॉप्स के लिए, ठीक है, और उसको जो है ना उसको सेल किया जाता था, फिर उसको मतलब दूसरे कंट्री में बेचा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस तरीके से जो है बड़े पैमाने में क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, खास तौर पे प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, इनके लिए भी ज़मीन को यूज़ करती थी। अच्छा, इसमें जो ज़मीन में यूज़ करती थी वो जो जंगल का एरिया काटता था उसी में जो ट्राइबल होते थे उन्हीं को काम करवाती थी, और उन लोग को बहुत बॉन्डेज तरीके से काम करवाती थी, यानी कि उन लोग का आना फिक्स था लेकिन जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ करता था, उन लोग का वर्किंग कंडीशन बहुत पैथेटिक हुआ करता था। तो ये तो हम लोग दूसरा एस्पेक्ट देखने लग गए, लेकिन कहने का मतलब है कि ज़मीन में जो पेड़ कटाई होता था वो प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए होता था, टी एंड कॉफीज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट है इसको ब्रिटिशर्स ने बड़े पैमाने में डिफॉरेस्टेशन क्यों किया, काटा क्यों, तो हम लोग देख लिए कि रेलवे स्लीपर्स के लिए, प्लांटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और उन लोगों को ना ब्रिटिशर्स को शिप भी बनाना पड़ता था, बड़े पैमाने में बड़ा बड़ा शिप बनाना पड़ता था, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब जाते थे अपने आर्मी को लेकर, अपने 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 लोगों को लेकर के, गुड्स को जब इधर से उधर भेजते थे, तो उसके लिए बड़े पैमाने शिप चाहिए होता था, और वो जो शिप होता था बहुत बड़ा बड़ा शिप होता था, और वो शिप भी लकड़ी का यूज़ उसमें होता था बड़े पैमाने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ था, और ब्रिटिश का जो आर्किटेक्चर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता था उसमें भी लकड़ियों का यूज़ होता था, तो इन सब रीज़न से बड़े पैमाने में पेड़ कटता था।
अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स को एक टाइम पे एहसास ये हुआ कि जो पेड़ हम काट रहे इतने बड़े पैमाने पे, तो कहीं न कहीं इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ने लगे, एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या फिर अगर एक टाइम पे पेड़ जब खत्म हो जाएगा तो हमको जो यूज़ करना है पेड़ अदर यूज़ेस के लिए, या फिर इन चीज़ों के लिए भी यूज़ करना होगा, तो एक टाइम पे जब खत्म हो जाएगा तो कैसे करेंगे इस चीज़ को मैनेज? तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक बंदा था जर्मन का, मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड बंदा था, वो एनवायरमेंटलिस्ट था एक तरीके का, और वो जो है ना फॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छा उसको जानकारी था। तो उसको वो जर्मनी से बुलाता है, वो जर्मन एक्सपर्ट था डेड्रिक ब्रांडिस, ठीक है? उसका एडवाइस लिया गया और उसको यहाँ पे इंडिया में जो है ना पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट अपॉइंट किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और उसको ये जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है ना जो फॉरेस्ट है इसको आप किस तरीके से मैनेज करो कि हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए और एक टाइम पे फॉरेस्ट बना भी रहे, कटे भी नहीं, बर्बाद भी ना हो, कटे लेकिन वो बर्बाद ना हो, और उसको हमारे ज़रूरत का भी यूज़ हो जाए और वो सस्टेनेबल तरीके से काम चले, ठीक है? तो ब्रांडिस साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई ब्रिटिशर्स द्वारा। तो ब्रांडिस साहब ने क्या किया, जो है वो बहुत सारा रूल लेकर के आए, और उसमें क्या किया, वो फॉरेस्ट में जो है ना लोगों का, जो आम लोग जो फॉरेस्ट में जाते थे, पेड़ काटते थे, जानवर को चराते थे, उन सब चीज़ों पे बैन कर दिया, ठीक है? कोई बिना परमिशन के फॉरेस्ट में जा नहीं सकता था, और लोग जो हंटिंग करते थे उसको बैन कर दिया। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते थे, वो जो जंगल एरिया में रहते थे, जो जंगल पे अपने लाइफ के लिए सस्टेन करने के लिए डिपेंडेंट होते थे, उनको बेसिकली प्रोहिबिट किया गया जंगल में जाने के लिए और उनका अपना डेली एक्टिविटी करने के लिए। और फिर जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का एक कंसेप्ट लेकर के आया गया, ठीक है? और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लाने से पहले ब्रांडिस साहब क्या किए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का स्थापना किया 1864 में। फिर और उसी के तहत जो है ना एक संगठन था बेसिकली, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और जिसके तहत जो है ना एक कानून बनाया गया ब्रिटिशर्स द्वारा 1865 में, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है बहुत सारे फॉरेस्ट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ठीक है? और देहरादून में जो है ना इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में। मकसद क्या था कि फॉरेस्ट रिलेटेड जितना भी रिसर्च वर्क है वो वहाँ पर होगा, और इन सब कल्मिनेशन ऑफ चीज़ों को, यानी कि इन कंबाइंडली ऑल इन ऑल साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया कि मतलब एक कानून लाया जाए कि फॉरेस्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, लोगों का आना जाना उसमें कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या क्या कानून होगा, प्लस माइनस जो देखना होगा, जो कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट करे। तो इन सब चीज़ों को कंबाइंडली जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया है। और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में बेसिकली होता क्या है, और इसमें और डिटेल में जाएंगे, पूछा जाएगा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, तो बोलना ये कि डिफरेंट टाइप का जो ट्रीज़ है, जो उग चुका है जंगल में बड़े बड़े पैमाने में, इसको काट करके हटा दो, और एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रीज़ को ग्रो करो एक लाइन में, एक रो में, जो कि हमारा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिव हो, ठीक है? और इसको रो में उगाओ, ठीक है? एक लाइन बाय लाइन उगाना है, और बाकी जंगल को पूरा साफ कर देना है, और उस जंगल के बदले ये सब उगाना है, ठीक है? और उसका एक मतलब ये भी था कि अगर हम जंगल काट रहे हैं तो उसके बदले में दूसरा जगह पे प्लांट को, ट्रीज़ को उगाना है, मतलब ताकि जो है जंगल खत्म ना हो, ठीक है? और अब उससे अपना ज़रूरत को भी पूरा कर लेना है, तो इसी को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया है, ठीक है? और कितना पेड़ कटेगा हर साल, और प्लानिंग के तहत जो है पेड़ को काटना है, ये सब चीज़ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में कहा गया है। 1865 में जो फॉरेस्ट एक्ट आया, इसके तहत जो है ना फॉरेस्ट को जो है ना 3 टाइप में डिवाइड किया गया, 3 तरह के फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया। पहला था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा था विलेजेस फॉरेस्ट, ठीक है? अच्छा, ये जो कानून आया था इसको 2 बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है? 1878 में, 1927 में। तो जो 1878 में जो इसको अमेंडमेंट किया गया था, इसके तहत फॉरेस्ट को 3 पार्ट में बांटा गया था, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट वैसा था जिसमें किसी को भी जाना अलाउ नहीं था जंगल में, और उसमें ऐसा सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता था, मतलब बड़े पैमाने में पेड़ होता था जो बहुत इकोनॉमिक वैल्यू रखता था। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था उसमें लोगों को जाना अलाउ था, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ठीक है? ज़्यादातर परमिशन नहीं मिलता था, ठीक है? और ब्रिटिशर्स अपने यूज़ के लिए रखते थे। और विलेज फॉरेस्ट जो था, वो विलेज फॉरेस्ट में बेसिकली इकोनॉमिक कोई यूज़ नहीं था, तो उस जंगल में लोगों को जिसका कोई ख़ास पेड़ नहीं होता, झाड़ फूस इस तरह का पेड़ था, वहाँ पे कोई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस पेड़ नहीं था उसमें, वो कोई वहाँ पे ख़ास जानवर भी नहीं होते थे, तो उसको विलेज फॉरेस्ट में रखा गया, और वहाँ पे लोगों को अलाउ किया गया कि आप जा सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, रिजर्व फॉरेस्ट में तो अलाउ भी नहीं था, ठीक है? तो इस तरीके से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री डेड्रिक ब्रांडिस साहब ने लेके आए, ठीक है? और इस तरह से चीज़ों को ऑपरेट किए। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वेयर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड। तो ये जो रूल आया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, इसके तहत जो है ना लोगों को, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते थे जो जंगल के आसपास रहते थे, उनका लाइफ बहुत एडवर्सली अफेक्ट हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट में अफेक्ट हुआ। कैसे? क्योंकि वो लोग जो है ना जंगल पे डिपेंड होते थे, जंगल पे वो लोग डिपेंड होते थे लकड़ियों के लिए, वो लकड़ी जिससे वो जला ला करके जो है अपना खाना पकाते थे। वो जंगल पे डिपेंड होते थे मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, वो जंगल पे डिपेंड होते थे फ्रूट्स फ्लावर्स के लिए, वो जंगल पे डिपेंड होते थे हंटिंग के लिए, जिसको मार करके वो अपना पालन पोषण करते थे। और भी वेरियस जंगल पे वो डिपेंड होते थे, जानवर को ले आके चराते थे, ठीक है, जिससे वो अपने जानवर, अगर वो उनके पास कुछ जानवर है तो वो भी चर लेता था। तो फूड एंड फॉडर के लिए वो जंगल पे डिपेंड होते थे। बहुत सारा अदर एस्पेक्ट्स भी था जो यूज़ होता था, वो लोग यूज़ करते थे। अब जंगल में जाना उन लोग का रिस्ट्रिक्शंस हो गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ, वो जो है ना अब वो लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगा। अब उन लोगों का जो लाइफ, जो लाइवलीहुड था, डेली का जो रोज़मर्रा का जो पेट पालने का जो रास्ता था, अब उसी में ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। अब फॉरेस्ट गार्ड हुआ करता था, ब्रिटिश जो है अपॉइंट कर दिया था कि उन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस था, उन लोगों को आने नहीं दिया जाता था। तो जिसकी वजह से उन लोगों को लेकिन वो लोग क्या था ना, उन लोगों को ज़बरदस्ती जाना ही था, क्योंकि वो लोग को अपने ज़रूरत को फुलफ़िल करना होता था। तो वो लोग कहीं न कहीं गार्ड को जो है ना ब्राइब दे देते थे, मतलब कि कहीं न कहीं गार्ड से परमिशन लेके जाते थे, लेकिन गार्ड जाने नहीं देता था। तो रिटर्न में गार्ड जो है ना फिरौती, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, जो है एक तरीके से करप्शन बढ़ गया था। गार्ड जो बोलता था कुछ पैसा दो तब जाने देंगे, ठीक है। हालाँकि ये भी अलाउ नहीं था, लेकिन वो लोग गार्ड एक तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाता था। वो लोग जाते थे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम से वो लोग लेके जाते थे, टाइम एक्सीड करके आते थे, तो पनिशमेंट भी मिलता था उन लोगों को। और दूसरी बात जो है ना कि गार्ड जो है ना उन लोग से रिटर्न में जो है ना बहुत सारा चीज़ भी ले लेता था कि आप जंगल जा रहे हो तो हमको रिटर्न में ये चीज़ दो, वो चीज़ दो। तो इस तरीके से जो है ना करप्शन बढ़ गया था, और उन लोग का लाइफ बेसिकली बहुत एडवर्सली इफेक्ट पड़ा था इन सब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के आने से, इतना रिस्ट्रिक्शंस लगने की वजह से, ठीक है। बहुत हार्डशिप फेस करना पड़ा जो विलेजर्स थे, जो फॉरेस्ट एरिया के साइड में रहते थे। अब बात करते हैं हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट किया? तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन की बात हो रही है, वो बात हो रही है कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था उसके बारे में बात हो रही है। कि देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग करते हैं, जो बेसिकली एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर कल्टीवेशन करते हैं, फिर ये साइकिल को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, साइकिल को अपनाते हैं। होता क्या है कि पर्टिकुलर एक जगह गए, वहाँ पे जंगल एरिया में, वो उस एरिया का जंगल को काटे, वो वहाँ से जो जंगल का काटे उसको मिट्टी में मिला दिए, फिर जला दिए, वो ऐश बन गया, वो ऐश को मिट्टी में मिला दिए, फिर बारिश हुई, वो बारिश की वजह से क्या होता है, वो मिट्टी फर्टाइल हो जाता है। ऐश मिलने के बाद फिर उसमें सो कर देते हैं सीड्स, फिर प्लांट ग्रो होता है, फिर प्लांट ग्रो, वो 2 साल 1.5 साल 3 साल जो भी, उसमें फिर क्रॉप करते हैं, क्रॉप उगाते हैं। फिर उसके बाद वो उसका जो फर्टिलिटी खत्म होने लगता है, फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके वो यही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जब फर्टिलिटी कम हो जाता है, फिर तीसरी जगह जाते हैं, फिर चौथी जगह जाते हैं, फिर जो पहला जगह थे फिर वहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से 2 साल 3 साल पे ये अपना रोटेशन को करते रहते हैं, और इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो फॉरेस्ट में आना अलाउ नहीं है। तो ब्रिटिश जो है चाहता था कि इन लोगों को हम फॉरेस्ट में रिस्ट्रिक्ट करें और कल्टीवेशन करने भी ना दें, ठीक है। तो ब्रिटिश चाहता था कि इन लोग, बेसिकली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग थे, इन लोगों के लाइफ को इस तरीके से ब्रिटिश इफेक्ट किया। अच्छा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है ना दुनिया में हर जगह, इंडिया में भी खासतौर पर डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका में इसको जो है ना चितेमेने कहा जाता है, और तावी कहा जाता है, ठीक है। चीना जो है श्रीलंका में कहा जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट में इसको लैडिंग कहा जाता है, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है। झूम जो है वो इसको इंडिया में पेंडा, बेवार, झूम, नेवडा, पोडू, खंडाट, तो डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको नाम पूछा जा सकता है तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये झूम कल्टीवेशन होता है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जो बेसिकली ब्रिटिश इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा था। और ब्रिटिश जब इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो इसके पीछे का 3 कारण बताया। पहला, ब्रिटिश का ये कहना था, जब आप लोग ऐश को जलाते हो मिट्टी को फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, तो मिट्टी जो है ना अनफर्टाइल हो जाता है, मिट्टी जो है ना वो बड़ा टिम्बर ग्रो करने के लायक वो मिट्टी नहीं रहता है। तो पहला रीज़न बताया। दूसरा रीज़न बताया कि आप जो जंगल को जलाते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, वो फॉरेस्ट फायर भी लग सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके से और भी ये सब रीज़न दिया, और एक रीज़न और दिया ब्रिटिश का कहना ये था कि आप लोग जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो आप लोग का जगह फिक्स नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमको कल्टीवेशन से टैक्स वसूल करना है, लेकिन आप लोगों का जगह फिक्स ही नहीं है तो हम टैक्स कैसे वसूल करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये 3 रीज़न बता करके ब्रिटिश क्या किया, उन लोगों का शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इन लोग को भी है ना क्रिमिनल घोषित करवा दिया एक कानून ला करके, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट ला करके। तो वो देखेंगे हम लोग आगे। तो इस तरीके से वो लोग लाइफ जो है बहुत एडवर्सली इफेक्ट हुआ, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया इन रीज़न को बता करके। तो ब्रिटिशर्स जब इनको रिस्ट्रिक्शंस कर दिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, तो इनका लाइफ इतना एडवर्स अफेक्ट हुआ कि वो लोग जो है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ दिए। फिर उसके बाद वो लोग जो है ना शहर साइड में चले गए, वहाँ पे जाकर के लेबर का काम करने लग गए, ठीक है। तो उन लोगों का लाइफ जो है ना अपने ऑक्यूपेशन को बदलना पड़ा उन लोगों को, तो उन लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हुआ। अब बात करते हैं हु कुड हंट। तो देखो हंटिंग जो है ना ट्राइबल कम्युनिटी लोगों का जो जंगल के आसपास रहते थे, उन लोग का फॉरमोस्ट एंड बेस्ट लाइवलीहुड का गुजारने का बेहतर जरिया हुआ करता था खाने पीने का। तो ब्रिटिशर्स अब इन लोगों को प्रोहिबिट कर दिया जंगल में जाने के लिए। तब इन लोगों को जो पोचिंग और हंटिंग जो बैन हो गया, तो इन लोग के लिए बहुत परेशानी का बात हो गया, ठीक है। तो इन लोग को फिर ब्रिटिशर्स के इन हरकतों की वजह से वो लोगों को फिर इन सब रीज़न से भी इन लोगों को अपना जो ऑक्यूपेशन को बदलना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जंगल में जो जानवर हो करते थे वो खूंखार जानवर, जो वाइल्ड बहुत ज़्यादा शेर हो गया, चीता, टाइगर हो गया, तो इनको मार करके ना वो लोग उनका ये कहना था कि हम इंडिया को सिविलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ब्रिटिशर्स जो होते थे ना वो लोग अगर जो जानवर को मारते थे तो उनका मारने का मकसद हुआ करता था शौक की वजह से ही मारते थे, और वो हंटिंग को एक तरह का स्पोर्ट्स बना लिए थे। लेकिन मुगल्स या फिर ब्रिटिशर्स के आने से पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग जो मारते थे वो लोग शौक से मारते थे। लेकिन ये लोग जो है ना जानवर को मारना स्पोर्ट्स बना लिया, रॉयल्टी बना लिया। जो जितना ज़्यादा जानवर को मारेगा वो उतना ज़्यादा मतलब कि वो रैंक 1 पे आएगा। इस तरीके से जो है ना वो लोग स्पोर्ट्स के तौर पे देखते थे। तो इसके वजह से जो है ना वो जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हुआ करता था, वहाँ पे ये लोग जाते थे और बड़े पैमाने जानवर को हंट करते थे। तो हंटिंग जो है ऐसे शुरू से ही इंडिया में ये प्रचलन रहा है, ठीक है। जो बड़े लोग होते थे, खासतौर पर जो मुगल्स राजा हुआ करते थे या फिर जो हिंदू राजा हुआ करते थे, वो लोग बड़े पैमाने में जानवर को मारते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 80,000 टाइगर, 1.5 लाख लिपर्ड और 2 लाख वुल्व्स, इन सब जानवरों का बड़े पैमाने पे 1875 से 1985 के 25 के बीच में हंटिंग हुआ है, और इतना नंबर में हंटिंग हुआ है इंडिया में अकेले। तो आप देख सकते हो कि अकेले इतना अच्छा, महाराजा और सरगुजा अलोन जो है वो 1157 टाइगर को, 2000 लिपर्ड को मार चुका था सन 1957 में। ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग भी बड़े पैमाने में 400 टाइगर को मार चुके थे। तो कहने का ये मतलब है कि इन लोग जो है ना, बड़े लोग जो टाइगर को मारते थे, जानवर को मारते थे, वो लोग एक तरह का स्पोर्ट्स या फिर शौक के तौर पर इसको देखते थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ हुआ, ठीक है। हंटिंग अब यही लोग करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। तो देखो जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आया, लोगों को बैन हो गया जाने का, तो जितना भी जो फॉरेस्ट से पहले ट्रेड हुआ करता था, जो ट्राइबल कम्युनिटी होते थे वो लोग शुरू से जंगल पे डिपेंड होते थे। ट्राइबल कम्युनिटी ट्रेड करते थे, यानी कि जंगल को काटते थे, जंगल से जो ज़रूरत का चीज़ होता था उसको जाके सेल करते थे, वो लोग फिर अपना पेट पालते थे, ठीक है। लेकिन अब इन लोगों का रिस्ट्रिक्शंस हो गया इन लोगों पे। अब पूरा का पूरा कंट्रोल कौन ले लिया जंगल पे? ब्रिटिशर से लिया। तो अब क्या करता था ब्रिटिश? अपने लोगों को बुलाता था, अपने ठेकेदारों को बुलाता था और बोलता था कि जंगल को काटो, अपने तरीके से कटवाते थे, अपने तरीके से उस चीज़ों को सेल करते थे, पैसा कमाते थे, ठीक है। तो इंडियन लोगों का इसमें रिस्ट्रिक्शंस हो गया, और इंडियंस में भी वही इंडियंस को अलाउ होता था जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। ब्रिटिशर्स को लगता था ये लोग जो है ना जंगल को काटने में ज़्यादा सक्षम है, या ये कॉन्ट्रैक्टर को हम अगर काम देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाने लगा। बाकी लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटी को वहाँ पे आना रिस्ट्रिक्शंस हो गया, ठीक है। ये चीज़ था। ब्रिटिशर क्या करता था, अपने लोगों को बुलाता था यूरोप से, इंग्लैंड से, और बुला करके बोलता था आप जो है ना फॉरेस्ट्री करो, आप जो है लकड़ी उगाओ, उससे काटो, और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, और इस तरीके से जो है ना चीज़ों को अपने हट में कंट्रोल में लेने लगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होते थे वो लोग जानवर को भी मारते थे। जानवर का हॉर्न होता था, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्क होता था, कुकुन्स होता था, आइवरी होता था, बैम्बू होता था, स्पाइसेस होता था, फाइबर होता था, ग्रासेस होता था। इन चीज़ों को काटते थे, सेल भी करते थे, अपनी ज़रूरत को भी फुलफिल करते थे। लेकिन अब इन चीज़ों को बैन कर दिया गया था। बहुत सारा बंजारा कम्युनिटी होता था, नोमैडिक के, ये लोग ये काम करते थे, लेकिन अब ये सब बैन हो चुका था। अब ब्रिटिशर्स के हाथ में सब चला गया था, ठीक है।
लेकिन बहुत सारा जगह-जगह पे ट्राइबल कम्युनिटी को इतना रिस्ट्रिक्शंस के बाद उन लोगों का लाइफ इतना पैथेटिक हो गया था कि उन लोगों को इसका एडवर्स इफेक्ट झेलना पड़ा और ये लोग रिबेलियन भी शो हो गए, ठीक है? रिबेलियन भी किए, यानी कि विद्रोह भी किए। ब्रिटिश के खिलाफ आकर के विद्रोह किए, झारखंड, उड़ीसा इन सब रीजन में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब रीजन में जो ट्राइबल कम्युनिटी होते थे, ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए और विद्रोह भी किए, ठीक है? अच्छा, जो टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन की जो ज़मीन क्लियर किया गया, जंगल काटा गया, वहाँ पे टी कॉफ़ी प्लांटेशन किया गया, तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या करता था कि बहुत सारे मेन और वुमेन को, ट्राइबल कम्युनिटी वाले को लाता था, संथाल और ओरियंस वाले को झारखंड से और छत्तीसगढ़ से, बोलता था कि आपने टी कॉफ़ी प्लांटेशन पे काम करो, और उन लोग का लाइफ बहुत पैथेटिक होता था, ठीक है? ये ट्राइबल कम्युनिटी जो जंगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिपेंड होते थे और ब्रिटिश से इनको कोई लेना देना नहीं होता था। आज ब्रिटिश इनको अपने जंगल तो हटा दिया, प्लांटेशन करवा रहा है और बहुत बॉन्डिंग तरीके से करवाता था, यानी कि उन लोगों का लाइफ बहुत पैथेटिक होता था और बेसिकली 14 घंटा 16 घंटा का काम कराता था और लोग गांव जा नहीं पाते थे, अपने घर जा नहीं पाते थे और इस तरीके से उनको वहाँ पे रहना पड़ता था, ठीक है? तो उन लोग का लाइफ बहुत जो है ना बुरा हाल था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रेबेलियन इन द फॉरेस्ट। रेबेलियन मतलब होता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट या कोई भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अत्याचार करे, तो आप उस अत्याचार को जब सह नहीं पाते तो आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और बहुत बड़े पैमाने में आप एक तरह का जंग छेड़ देते हैं उसके खिलाफ, तो इसी को रेबेलियन कहते हैं, ठीक है? तो रेबेल कहते हैं जो लोग करते हैं और जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसको रेबेलियन कहते हैं। तो जंगल में जब, फॉरेस्ट में जब इस तरीके का ब्रिटिशर का जो ये दबाव चल रहा था, ये दमन चल रहा था, तो बहुत सारे रेबेलियन भी खड़े हुए, ठीक है? तो ख़ास तौर पे जो जहाँ-जहाँ पे फॉरेस्ट है बड़े पैमाने में, वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं वो लोग रेबेलियन बने, ठीक है? वो लोग रेबेल किए, ठीक है? तो जैसे कि एक नाम आता है ब्रिटिश के खिलाफ जो ये किए थे, सिद्धू एंड कान्हू, संथाल कम्युनिटी के थे, बिरसा मुंडा जो छोटा नागपुर रीजन के थे, अलूरी सीतारमन राजू जो आंध्र प्रदेश के थे, और ये लोग जो है ना, इन लोगों पे बहुत सारा किताब भी लिखा गया है और यही लोग जो रिबेल थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के थे और बहुत ज़्यादा रिबेलियन एक्शन हुआ। और हम लोग उसी में से एक एग्जांपल है बस्तार के बारे में जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिबेल हुआ। वो चीज़ हम लोग एक छोटा सा स्टोरी में देखेंगे और समझेंगे उसकी स्टोरी को। तो ये जो रीजन है बस्तार, ये आपको पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है? और छत्तीसगढ़ की जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे पड़ेगा और इसका जो बॉर्डर है इस स्टेट का वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र से पड़ता है। और बस्तार जो है इसका जो लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन है, ये वो इस तरह का है। इसकी जो नॉर्थ में ना छत्तीसगढ़ का प्लेन पड़ता है, क्योंकि आप बस्तार जो बताएं छत्तीसगढ़ के साउथ में पड़ता है, तो इसका नदर्न रीजन में छत्तीसगढ़ जो प्लेन एरिया है, सपाट एरिया है, वो पड़ेगा। साउथ में जो है ना गोदावरी प्लेन है, गोदावरी रिवर के आसपास की जो ज़मीन है वो गोदावरी प्लेन है, ठीक है? इसमें इसके जो बस्तार है, बस्तार से एक रिवर फ्लो करता है जो कि इंद्रावती रिवर है, जो कि ईस्ट से वेस्ट बहता है। यानी कि ईस्ट से वेस्ट बहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपके राइट से लेफ्ट, यानी कि बस्तार के राइट से लेफ्ट साइड डायरेक्शन में एक रिवर बहती है इंद्रावती, और बहुत सारा अदर जो है कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, मारिया, मुरिया, गोंस, धुरवास, भातरास, हलबास, ये सब कम्युनिटी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? और जो बस्तार रीजन के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो गांव है, ये जो अर्थ है, ये पूरा एक गांव है, ठीक है? और ये सब भगवान का दिया हुआ है और भगवान चाहते हैं कि हम इसकी रक्षा करें, ठीक है? इसमें अगर हम रहते हैं, इसकी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, इसकी रक्षा करें, ठीक है? और वो लोग जो है ना एग्रीकल्चर को एक तरह से जितना भी खेती करते हैं वो लोग उसको एक तरह का फेस्टिवल के तौर पे देखते हैं, ठीक है? और वो लोग जंगल में पेड़, पहाड़, पौधा, रिवर, हर एक चीज़ को बहुत मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट से उन लोग का बहुत, उनको बहुत मतलब वैल्यू देते हैं, ठीक है? और उनका बहुत स्पिरिचुअलिटी उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ जो है वो बस्तार के लोगों का जो कंसेप्ट है, इस तरीके की चीज़ों का कंसेप्ट है। वो लोग उसको मतलब जंगल, पेड़, पौधा, पहाड़, रिवर, इन चीज़ों को वो लोग बहुत ज़्यादा पूजते हैं इस तरीके से, ठीक है? सिंस ईच विलेज नो वेयर इट्स बाउंड्री लाइव। अच्छा, एक चीज़ और कि वहाँ के जो लोगों को ना बहुत सारा उसमें गाँव है बस्तार में, तो हर गाँव वाले लोग को अपना अपना गाँव का बाउंड्री पता होता है, ठीक है? तो एक लोग अपने ही गाँव में जो जंगल होता है उसी से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। लेकिन इन केस अगर किसी को एक गाँव से दूसरे गाँव जाकर के वहाँ के जंगल से अगर कुछ लेना है तो वो लोग ले लेते थे, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता था, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ पैसा या फिर कुछ अमाउंट दे देते स्मॉल फी के तौर पे, जिसको देवसारी, दंड या मान कह सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ था और इस तरीके से उन लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। और वहाँ पे जो है ना हर साल लोगों का गेट टुगेदर होता है, पूरे गांव वाले लोगों का, और उसमें जो है ना जिसको परगना कहते हैं, अगर मीटिंग होता था गेट टुगेदर, और उसमें गांव में जो भी मीटिंग होता था उसमें जो भी
टॉपिक होता था, जो भी कंसर्न प्रॉब्लम होता था, उस पर वो लोग डिस्कशन करते थे। तो ये बस्तार के रिलीजन के लोगों का जो सोशल कम्युनिटी इस तरीके से था, ये उन लोगों का बिलीफ था, ये सोच था। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब फॉरेस्ट एक्ट आया तो लोगों का जंगल में जाना प्रोहिबिट हो गया, लोगों को हंटिंग प्रोहिबिशन हो गया, लोगों का शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन हो गया। तो इस वजह से लोगों को बहुत परेशानी होने लगा। तो जब परेशानी लोग होने लगा तो ब्रिटिश ने बोला कि आप लोगों को अगर रहना है तो पहले तो बेसिकली गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स क्या किया, सब लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया कि आप लोगों को यहाँ रहना ही नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ रहना है तो आप लोगों को फॉरेस्ट में मेरे लिए काम करना होगा, यानी कि फ्री में पेड़ काटना होगा आपको मेरे लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करना होगा, इधर से उधर सामान लेके जाओ, लेबर का काम करना होगा, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा। और इन लोगों को जो है ना फॉरेस्ट विलेजर्स का नाम दे दिया गया, फॉरेस्ट विलेज, ठीक है। अब बाकी लोगों को पूरा का पूरा जंगल खाली करवा दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। तो इससे उन लोगों को बहुत बड़ा सेटबैक पड़ा। ये लोग जब इतने परेशान हो गए तो सब लोग सोचे कि इसके खिलाफ तो हम लोग को कुछ करना होगा। तो उसी में जो ध्रुवा कम्युनिटी था, ध्रुवा जो ट्राइब्स थे, वो लोग बोले कि नहीं, हम लोग को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग जो है सबसे पहले क्या किए, वो लोग अब जाके आपस में तो बोल तो नहीं सकते थे, इकट्ठा तो हो नहीं सकते थे कि हमको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। तो वो लोग जो है ना अपने जो जंगल में जो बहुत सारा सामान होता था उसी को एज अ मैसेज यूज करते थे, जो एक तरह का सिंबल हुआ करता था कि हम लोग को ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइट होना है और लड़ना है। जैसे कि वो लोग मैंगो को यूज़ करते थे, वो लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को वो लोग यूज़ करते थे एज अ सिंबल कि हम लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। तो फॉरेस्ट में जितने भी जो सीनियर्स होते थे इन लोगों के ट्राइबल कम्युनिटी के, वो लोग मिलते थे, मिल करके वो लोग मीटिंग करते थे कि किस तरीके से चीज़ों को हम लोग को, तो वो लोग डिसाइड किए कि हम लोग जो है ना, जैसे कि ये हो गया, तीर हो गया, एरो, फिर उसके बाद हो गया मैंगो हो गया, फिर उसके मिट्टी हो गया, फिर उसके बाद मिर्चा हो गया, ठीक है। ये सब गांव में सर्कुलेट होने लगा एज अ सिंबल कि मैसेज के तौर पे कि हम लोग को ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठा होना है और उसके खिलाफ अब हम लोग को विद्रोह करना है, लड़ना है। तो ठीक है। और फिर जब उन लोग एक्शन में भी आए, वो लोग बहुत जगह जा जाकर के ब्रिटिश का जो है ना जो मार्केट था, बाजार था, उसको लूट लिए। फिर जितना ब्रिटिश ऑफिशियल्स का जो स्कूल होता था उस पर वो लोग हल्ला किए, हंगामा किए, उसको तोड़े, पुलिस स्टेशन को जलाए। फिर इस तरीके से जो है ना उन लोग को एक तरीके से रॉब कर दिए, बर्न किए, जलाए, बहुत लोग ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारे। तो जिसकी वजह से जो है ना बहुत लोग जो है ना भाग भाग करके जो है ना शहर की तरफ भी भागे और अपने आप को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरफ जाने लगे। बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, सबका नुकसान किए वो लोग। तो इस तरीके से जो है ना ये लोग रिबेलियन शो किए, अपना रिबेल, ठीक है, बस्तार के लोग। तो इससे ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश बहुत गुस्सा गया। तो ब्रिटिश अपना ट्रूप्स भेजा इन लोगों को दबाने के लिए, इन लोगों को मारने के लिए। तो ब्रिटिश जो है ना इन लोगों को, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो इनको ब्रिटिश जो है ना इन लोगों के ऊपर फायरिंग भी किया, इन लोगों को दबाने की कोशिश किया, इन लोग को रेबेलियन को एक तरीके से दबा भी दिया था। लेकिन इन लोग का जब हार होने लगा तो इसके लीडर्स लोग जाकर के ब्रिटिश से बोले कि नेगोशिएट करते हैं और मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन वो लोग माना नहीं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स क्या किया कि इन लोग को पकड़ पकड़ के पनिश करने लगा, जो जो लोग इसको अंजाम दिए थे काम को। तो लेकिन फिर जो है ना लेकिन एक ये हुआ कि इन लोगों का तो हार तो होगा, लेकिन ब्रिटिश को एक चीज़ समझ में आ गया कि हम लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। तो ब्रिटिशर क्या किया कि एक गुंडा दौर था, वो बस्तार रीजन का ही जगह था, तो वहाँ पे ब्रिटिश कैप्चर नहीं कर पाया। वहाँ भी जंगल था, वहाँ पे भी रिसोर्सेज था, लेकिन ब्रिटिश वहाँ पे उस रीजन में कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो जगह था जहाँ पे वो कब्जा कर रहा था फॉरेस्ट पे, वो अपना एरिया को भी रिड्यूस किया, ठीक है। पहले के कंपेयर में अपना जगह को बहुत कम कर लिया। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये फ़ायदा हुआ। और तो इस तरीके से बस्तार का ये कहानी था कि ब्रिटिश किस तरीके से उन लोग को दबाया और वो लोग कैसे रिएक्ट किए और फिर कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए। लेकिन इसके बावजूद, इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बावजूद भी, ब्रिटिश के जाने के बाद भी जो है ना बहुत सारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसका ये मानना है कि जंगल जो है वो भी उसको हम लोग काट देना चाहिए। उसकी जगह पे जो है ना उसकी जगह पे जो है ऐसा पेड़ उगाना चाहिए जिससे हम लोग पेपर बना सकें, ठीक है। ख़ास तौर पे जो है ना नेचुरल साल का फॉरेस्ट का को बोला काट दो और उसकी जगह पे ना ट्रॉपिकल पाइन टाइप का फॉरेस्ट उगाओ, ताकि जिसके पल्प से जो है ना हम लोग पेपर बना सके। तो लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जो है, लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट जो इंडिया के थे, वो लोग इसके खिलाफ खड़े हुए। तो फिर जाकर के इस चीज़ को रोका गया। अदरवाइज जो है ये भी बहुत एक तरीके से वो लोग भी यही चाहते थे कि पेड़ कट जाए, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया का, तो देख ली बस्तार का। अब हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया में एक जगह है जावा। वहाँ पे भी जो है ना किस तरीके से यूरोपियन पावर का आगमन हुआ और किस तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया गया। तो वहाँ की कहानी को अब हम लोग जानते हैं। तो बात करते हैं अब हम लोग जावा के बारे में। तो जावा एक जगह है, वो इंडोनेशिया में है। तो जिस तरीके से हम लोग देखें कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा
फॉरेस्ट सोसाइटी वालों को किस तरीके से परेशान किया गया, उस पर कैसे कब्जा किया गया, सेम उसी तरीके से डच के द्वारा जो एक यूरोपियन कंट्री था वो भी जो है जावा में जाकर के इस तरीके का प्रोसेस को अपनाया। ठीक है, तो जावा में भी बड़े पैमाने में पेड़ को काटा गया फॉर द पर्पस ऑफ शिप, फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर मेनी अदर पर्पस, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बड़ा बड़ा किला बनवाना होता था तो वो लकड़ी का वहाँ पे यूज़ होता था। तो इन सब रीजंस की वजह से जो है ना जावा में बड़े पैमाने में पेड़ को काटा गया, जिससे ब्रिटिशर्स का फ़ायदा हुआ, डच वालों का अपने फ़ायदा के लिए। तो जावा में भी एक ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करता था, कलंगाज, जो कि ना जंगल का पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा माहिर था। लेकिन जब वहाँ पे एक मतरम किंगडम जब राज करता था तो उस वक्त ना जावा का जो लोग थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। जो कलंगा फैमिली थे वो लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और 6000 कलंगा फैमिली को 2 पार्ट में बंट गया इसी किंगडम में। जब डच का उस पर कंट्रोल हुआ उस एरिया में, तो डच को पता था कि पेड़ काटना आसान नहीं है बिना कलंगा के, क्योंकि कलंगा को इसमें महारत हासिल था। ठीक है, तो जब डच वाले बोलने लगे कि हमको आप लोग जब कंट्रोल कर लिया कलंगास को बोलने लगा कि आपको मेरे लिए पेड़ काटना है, तो कलंगा जो है ना इसको रेस्ट्रिक्ट किया, बोला कि नहीं करेंगे। फिर जो है ना इन लोग के बीच में भी लड़ाई हुआ, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपराइजिंग हुआ था इन लोग दोनों के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। तो जिस तरीके से डेड्रिक ब्रांडिस साहब ने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंडिया में अपनाया था, बस सेम उसी कंसेप्ट का वहाँ पे भी कंसेप्ट था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, कि पेड़ को काटो, उसके बदले में ऐसा पेड़ होगा जो उन लोगों के टिम्बर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है, उन लोगों के जानों को रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। ठीक है, उन लोगों को हंटिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उन लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। इवन वो लोगों को जंगल से कोई रास्ता से अगर क्रॉस कर रहे तो वो भी प्रोहिबिटेड था। ठीक है, और पेड़ उन लोग बड़े पैमाने में शिप बिल्डिंग के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है, अपना फोर्ट बनवाने के लिए, इन चीज़ों के लिए पेड़ बड़े पैमाने में कटवाते थे। और कभी कभी क्या होता था ना कि डच वाले लोग जो है ना क्या करते थे, जावा के में जो पेड़ काटने वाले लोग थे या फिर ट्राइबल कम्युनिटी थे, उनको बोलते थे कि आप लोगों को मेरे लिए फ्री में काम करना होगा। ठीक है, होता क्या था, द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट्स ऑन द लैंड बिंग कल्टिवेटेड इन। अच्छा, पहले तो उन लोग रेंट लगा दिए कि अगर आपको जंगल में खेती करना है तो आपको रेंट देना होगा। ठीक है, अगर आप ठीक है रेंट देना होगा। फिर उसके बाद उन लोगों को बोला है कि आप लोगों को जो है ना, तो उन लोगों को बोला गया कि आप लोग को खेती करना है करो, लेकिन उसके बदले में रेंट देना होगा। तो फिर वो लोग को बोला गया अच्छा ठीक है, अगर आप लोग रेंट नहीं दे सकते हो तो इसके बदले में आप लोग मेरे लिए फ्री में काम करो, लेबर का काम करो, विलेज में या पेड़ काटने का काम करो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करो, सामान को इधर से उधर ले जाने में। तो जिसके लिए तो ये जो था कि मतलब रेंट माफ़ कर देंगे, उसके बदले में आपको फ्री में काम करना होगा। इसी को बोला गया है ब्लैंडोन सिस्टम, ब्लैंडोन स्टेन सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं सामिन्स चैलेंज। ये जो जावा में क्या हुआ था ना कि एक इसी कम्युनिटी के एक ये थे, लीडर थे जिनका नाम था सुरनिटिको सामिन। ठीक है, ये रदम्बलतुंग विलेज के रहने वाले थे। तो इनका ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट लेकर के ये बोले कि ये जो जंगल है, ये पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, जानवर है, लकड़ी है, ज़मीन है, हवा है, ये सब ऊपर वाले ने बनाया है। ये कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई पावरफुल तो नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग क्यों इस पे कंट्रोल ले रहे हो, क्यों इन चीज़ों पे कब्जा कर रहे हो। इस पे किसी का कब्जा नहीं है, इसको हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं और आप लोग इस पे कब्जा नहीं कर सकते हो। और ये जो बात, ये जो कंसेप्ट था, ये बाकी लोगों के दिमाग में भी पहुंचा, तो बाकी लोग भी बहुत एग्रेसिव हो गए, बोलने लगे कि नहीं सही है सामिन्स का बात। तो बहुत लोग सामिन्स के सपोर्ट में आ गए। तो जो लोग सामिन्स के सपोर्ट में आ गए वो सामिन्स के फॉलोअर थे बेसिकली, और सामिन बहुत बड़ा लीडर वहाँ का बन के निकला। ठीक है, इस तरीके से सामिन्स का आइडिया बहुत लोगों में फैला और डच के खिलाफ जो है ना बहुत सारा मतलब कि एजिटेशन हुआ और बहुत बड़ा वहाँ पे भी विद्रोह हुआ। ठीक है, सामिन्स के द्वारा, सामिन्स फॉलोअर्स के द्वारा। और वो लोग जब जो डच वाले लोग जब सर्वे करने आते थे जंगल का कहाँ पे क्या है नहीं है, तो वो लोग जो सो आते थे, बोलते थे कि मेरे आपको बदन से गुजरना होगा, मेरे चिता से गुजरना होगा, तभी आपको ये मिलेगा। और मतलब इस तरीके से उनको रोक देते थे वो लोग आगे बढ़ने से। ठीक है, ये चीज़ था। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग देख ली जावा में किस तरीके से डच का आगमन हुआ और किस तरीके से चीज़ों को उसने हनन किया। अब बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जो है ना बहुत बड़े पैमाने में लकड़ी का ज़रूरत पड़ता है। वार आइटम में बहुत सारा चीज़ होता है जो लकड़ी का बनता है, तो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी जो है लकड़ी का बहुत ज़रूरत पड़ा था। तो वहाँ पर भी डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने में हुआ था। ठीक है, तो अच्छा, तो जब डच के हाथ से जो वो एरिया, जो इंडोनेशिया का वाला वो एरिया जब जा रहा था, तो वहाँ पे जापान वाले का कब्जा होने का उम्मीद था। तो वो लोग देखा कि ये जो जंगल है इस पर
कल को जापान वाला लोग कब्जा कर लेगा तो वो लोग इस रिसोर्स को यूज़ करेगा। तो जलन में क्या किया, उसने बड़े पैमाने में जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, ठीक है। तो लेकिन फिर भी बहुत जंगल बच ही गया था। तो इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हुआ और फिर जब जापान का कब्जा हुआ, जब जापान के हाथ में वो चीज़ आया तो जापान ने भी अपने यूज़ के हिसाब से बहुत एक्सप्लॉइट किया वहाँ के जंगल को। जबकि इंडोनेशिया में जब इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस के हाथ में जब वो चीज़ बैक मिला तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो गया चीज़ों को बेहतर करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वार कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आता है फॉरेस्ट को के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री, शायद ये लास्ट टॉपिक है। हाँ, न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होगा कि जिस तरीके से हम लोग देख लिए कि ब्रिटिशर्स या फिर डच वाले या जितना भी यूरोपियन पावर है या फिर इंडिपेंडेंट के बाद जितना भी गवर्नमेंट है, वो लोग क्या करता है ना, जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्हीं को रोक देता है वहाँ जाने से। और वो ट्राइबल कम्युनिटी बेसिकली उनको फॉरेस्ट कंजर्व करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, उनको बेसिकली फूड एंड फॉडर कलेक्ट करना उनका मेन मकसद होता है जंगल से। अब आप उसको उसी के लिए रोक रहे हो तो गवर्नमेंट में और जो ट्राइबल कम्युनिटियों में फिर लड़ाई होने लगेगा। तो ये चीज़ शुरू से चला आ रहा है, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे कंट्री में ये चीज़ फेस करना पड़ा। तो गवर्नमेंट बहुत एक अल्टरनेटिव रास्ता खोज रही है, गवर्नमेंट ये चाह रही है और बहुत जगह ऐसा कर भी रही है, इम्प्लीमेंट भी कर रही है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं उनको चाहती है कि आप वहाँ पे रहो, आप लोग भी जंगल को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, आप अपनी ज़रूरत को फुलफिल करो और जो जंगल का जो इंपॉर्टेंट एरिया है वहाँ पे आप बस मत जाओ, ठीक है। और आप अपनी ज़रूरत को भी फुलफिल करो। और इस तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि बेहतर से बेहतर तरीके से जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आया जाए, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो और फॉरेस्ट का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी इस लेवल पे वो अच्छे स्तर पे काम कर भी रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इस चैप्टर को एक बार, 2 बार, 3 बार ज़रूर रीड आउट करें। और आपका ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन था ताकि आप इसको अब आराम से समझ सको, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फहद पाठशाला। थैंक यू।